हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है। तो पहला ही चैप्टर है क्लास 12th का, मानव भूगोल। ठीक है, यानी कि प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल कैसा रहा है और कैसा है, यानी कि इससे अर्थ ये है कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से स्थान पर हर मानव अलग अलग प्रकृति का रहा है, वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग उसका रहन सहन खान पान सब कुछ है। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत के अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इनकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित भी याद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है। ठीक है, अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना या परिघटना का जो दिक्र काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, यानी कि कोई भी घटना जैसे घटती है, चाहे वो हमारी जलवायु से रिलेट हो या किसी भी तरह की हो, मतलब कि उसका एक क्या होता है, वो हमारे एक समय के रूप में हमारे लिए स्थापित हो जाती है। ठीक है, प्रकृति और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य सम्मिलित है, अपने परिवेश के भौतिक मानवीय घटों की सूची भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंध, यानी कि अगर मानव नहीं होगा तो इस भूगोल का, इस प्रकृति का, इस भौतिकी पर्यावरण का किससे अर्थ रहेगा? किसी से भी नहीं रहेगा, ना कोई जानेगा। तो इसका भी अर्थ किससे बनता है? मानव से ही बनता है। घर के रूप में समझना उन सभी तत्वों का अध्ययन कराता है जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में तैदवाद आया था और इस आशय के व्यापक तर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने और संदिग्धकार अथवा विवरणात्मक या भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए। ठीक है, क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए? जी हाँ। जब हमने भूगोल के नज़रिए से इंसान को इसमें हमने देखा, तो इसमें हमने ये पाया कि क्या ये सही है, क्या इसका विवरण सही होगा, क्या इसका भाव चित्रात्मक सही होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी इसमें ग्राफ हम बना रहे थे, तो क्या वो सही था, क्या वो होना चाहिए था, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ, हमारी धरती पर क्या क्या कौन कैसे है। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की घटना सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा नहीं, ऐतिहासिक या संस्थागत उपागम के आधार पर, या बौद्धिक अभ्यास से मुद्दे रहे हैं? जी हाँ। अतः आप मूल्यांकन करेंगे प्रकृति मानव के बीच वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, यानी कि विभाज्य नहीं हो सकते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें समग्रता देखा जाना चाहिए, इन्हें एक साथ ही देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख और हिम नदी यानी कि नदियाँ, ठीक है, यानी कि किसकी, बर्फ की नदियाँ के प्रोथ नासिका यानी कि जहाँ से वो शुरू होती हैं, जल डमरू मध्य की ग्रीवा, ठीक है, और मृदा की परिच्छेदिका, मृदा की यानी कि मिट्टी की परिच्छेदिका, यानी कि मिट्टी को कैसे वो छेदते हैं, कैसे, मतलब ये हम सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं, भूगोल को हम किस रूप में जानते हैं कि भूगोल के द्वारा ही हम अपनी अर्थ का ज्ञान कर पाते हैं कि हमारी अर्थ कैसे रही है, कैसे नहीं, कैसे उसकी जलवायु, कैसे उसका मतलब मृदा है, कैसे उसका, ये सब हमने किससे जाना? भूगोल के जरिए से। ठीक है, इसी प्रकार प्रदेशों और गांव नगरों का वर्णन, जी हाँ, जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक है,
तो जर्मन के जो भूगोलवेता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, वो राज्य और देश का वर्णन किस में करते हैं, वो जीवित जीव के रूप में करते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि वो चाहे इंसान हो, जानवर, चाहे प्रकृति, किसी भी तरीके से वो हर चीज़ को किसके रूप में जानते हैं या बताते हैं, जीवित जीव के रूप में। यानी कि जीव क्या कह सकते हैं उसको, जैसे मतलब एक जीवित के रूप में हम उसको बोलते ना, लिविंग नॉन लिविंग, तो लिविंग के रूप में हम मानते हैं इसको। ठीक है। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अतः प्रश्न मूल उत्पन्न होता है कि हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि इसके इतनी जटिलता से ये आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ जी। यानी कि भाषा और अभिव्यक्तियों के, यानी कि हर इंसान, हर राज्य का इंसान एक जैसा नहीं है, सबकी अलग अलग भाषा है, वेशभूषा है। ठीक है। रहन सहन अलग है। तो यहाँ हम अभिव्यक्तियों से उसको अलग कर सकते हो, भाषा के रूप में उसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस पाठ चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब जब आपके एग्ज़ाम में कोई भी इस तरह की परिभाषा पूछी जाती है तो उससे रिलेट आपसे ये पूछा जाता है, या तो सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि जेल मतलब उनकी कोई एक परिभाषा आप लिखिए, तो ये परिभाषा आपको हेल्प करेंगी चैप्टर को समझने में। अच्छे जितने भी वैज्ञानिक थे उनकी लिखी हुई ये परिभाषा है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो है सैंपल और जेटल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी। ठीक है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनके परस्पर अनुयुक्ति के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11th की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। जी हाँ, अपने 11th क्लास में इनका अध्ययन किया रहा है। तो आप जानते ही होंगे कि भू तत्व, आकृति यानी कि मृदा, जलवायु, जल, प्रकृति, वनस्पति, विविध प्रजाति, प्राणी जात या वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमने इन सब की जानकारी पहले ही ली है और हम पढ़ते ही आ रहे हैं क्लास 6 से, जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है। गृह, गांव, सड़कों, नरकों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण का मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है। यानी कि मानव का प्रकृति के साथ कैसा जुड़ाव है और प्रकृति का मानव के साथ कैसा जुड़ाव। ठीक है। तो मनुष्य अपने औद्योगिक की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के अनुयुक्तित क्रिया करता है। जी हाँ, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जीवन तभी तक है जब तक अर्थ है, और अर्थ का जीवन जब तक है जब तक हम। कहने का मतलब है कि अगर अर्थ भी ये सब चीज़ें हमारी बनी रहती है, जो हमें सब चीज़ अर्थ से मिल रही हैं, तो हमारा जीवन है। अगर नहीं है तो फिर हम भी जीवित नहीं हैं। मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है? यह बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों तकनीकों की सहायता से वह उत्पादन और निर्माण करता है। ठीक है। इसमें सारी मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। मानव का प्रकृतिकरण। बेंदा मध्य भारत के अबूझ मार्ट क्षेत्र के जंगलों में रहता है। ठीक है। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते भी, उनकी भीड़ प्राय गाँव में मिलती है, भी यह दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए एक पैंडा वन का सर्वेक्षण कर रहा है। ठीक है। जहाँ उनका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। मृदा को, यानी कि जब वो खेत करते हैं वहाँ पे जितने भी वो सूखे घासों को जलाते तो वो जो राख बन जाती है वो क्या काम आती है मृदा में? वो उर्वरक का काम करती है, यानी कि खाद का कार्य करती है। अपने चारों ओर खिले हुए महुओं वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। ठीक है। जैसे वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पैंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की
आत्मा लोई लूंगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। ठीक है, पहले ये बहुत मानता, मतलब आप जैसे हमने अपने वेदों में भी देखा है कि किसी भी चीज़ को लेने से पहले हम उसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे पढ़ते हैं। तो इसमें मोटा मोटा सब ये भूगोल के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि भूगोल ग्रिथिफल टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो कि विचारों और पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। मतलब उन्होंने अपने अपने विचारों को क्या किसी निश्चयवाद के थ्रू अपने विचारों को प्रकट किया, किसी संभववाद के द्वारा। ठीक है, उन्होंने से नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो नगर में रहते हैं, तो जो नगर देख चुके हैं ये जरूर जानते होंगे चुनाव पर यातायात का नियंत्रण बत्ती द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, और एम्बर यानी कि पीली बत्ती और हरी बत्ती के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। हरी बत्ती का अर्थ है कि जाओ, संकल्प पर दर्शाती है ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अब मान लो रेड लाइट हो रही है, तो रेड लाइट में आपको कहा गया है कि रुको, और जब तक ग्रीन लाइट नहीं होती तो आप लोग जाओगे नहीं। तो आप स्वतंत्र तो हो, पर फिर भी आप स्वतंत्र नहीं हो। कहने का अर्थ ये है, यानी कि आप रूल्स को फॉलो करे बगैर स्वतंत्र नहीं हो। अगर आप बिना रूल्स को बगैर फॉलो करे स्वतंत्र मानते हो और जाते हो, ब्रेक करते हो, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हो। ठीक है ना। प्रकृति नियमों का पालन करके आप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों का प्रत्युत्तर देना होगा। जब प्रकृति रूपांतर की प्रकृति स्वीकृति दे दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि ना करती हो। ठीक है, यानी कि हमें प्रकृति इतना कुछ देती है और हम उस प्रकृति में क्या करते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कितना पोल्यूशन, कितना कुछ हो रहा है, ग्रीन हाउसेस बढ़ रही हैं। ये सब किसकी देन है? मनुष्य की देन है। मनुष्य ने ज़रूरत से ज़्यादा इस पृथ्वी पे क्या किया है, मतलब प्रदूषण फैलाने का कारण भी मनुष्य ही है। अगर वो प्रकृति से कुछ लड़ रहा है तो मतलब उनको ये समझना चाहिए कि हमारी प्रकृति को अगर हम सेव करेंगे या उसमें हर चीज़ों को हम सेव करेंगे, जैसे पानी है, पानी को हम पीने के लिए सेव करेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ही हम उसको खर्च करेंगे, तो प्रकृति हमें वो देती रहेगी। अगर हम उसका अनुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा, एक दिन हम पानी खत्म, हमारी लाइफ खत्म। ठीक है, समय के गलियारों से मानव भूगोल। अब यहाँ पे समय के गलियारों से मानव भूगोल का अर्थ वही है कि धरातल पर भिन्न पृष्ठीय रूप से परिवर्तितों के निकेतन मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ, और यहाँ पे पर्यावरण और मानव की अनुक्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की संकल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। ठीक है, यानी कि जब अर्थ हुई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडे होने के बाद इस पर क्या हुआ, जीवन हुआ, इंसानों का, जानवरों का। ठीक है, वो इसमें बताया गया। मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र में वही चीज़ आती है। और क्षेत्र में भी जैसे कि हमारे जो इधर का क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एक तालिका दी है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। आरंभिक उपनिवेश और अन्वेषण विवरण, यानी कि ये इनका पूरा ही यहाँ पे इन्होंने विस्तृत वर्णन किया हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासन, यानी कि सामाजिक भूगोल में क्या अनुशासन, नागरिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, उपक्षेत्र क्या रहे हैं उनके सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अंशों के अंतरण पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि सामाजिक भूगोल, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक का भूगोल, लिंग भूगोल। ठीक है, ये सारा यहाँ पे है। तो ये सब किस किस के अंतर्गत आता है वो विवरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और ये इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो बहुत ईजी हैं। तो आई होप कि आप इन अभ्यास प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।